प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा सबको जय मसीह की। आज मैं आपके साथ कुछ साइंटिफिक बातें शेयर करूंगी जो खुदावंद की ग्लोरी को जाहिर करती है। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं इस टॉपिक को शेयर नहीं करूंगी, लेकिन बहुत ऐसे टीनेजर्स जो नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन पर बिलीव करते हैं, क्योंकि जब मेरी ऐसे लोगों के साथ बात हुई तो मैंने ये देखा उनमें बहुत ऐसे जो खुदावंद पर बिलीव नहीं करते और कुछ ऐसे थे वो बीच में लटके हुए हैं। क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट्स में शेयर कर रही हूँ तो इसलिए मैंने ये जरूरी सोचा मैं थोड़ा सा इन बातों को भी शेयर करूँ ताकि ये किसी भटके हुए इंसान को रास्ता दिखा सके। ये वीडियो किसी के क्वेश्चंस के आंसर भी हो सकते हैं। ये बहुत ऐसे लोग हैं मे भी इस वीडियो को पसंद ना करें। एक बात याद रखें, ये बातें बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि ये सारी बातें स्पीड के साथ हमारे बच्चों, हमारी फैमिलीज, हमारी कम्युनिटी के अंदर काम कर रही हैं। सॉरी, बहुत ऐसे लोग हैं इनका ये कहना है कि आप प्लीज हिंदी और उर्दू में ज्यादा बात करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बहुत इजी लैंग्वेज यूज करूं, लेकिन स्टिल मुझे उन लोगों का भी ख्याल है जो सिर्फ मिक्स लैंग्वेज ही समझते हैं। एक और बात, मेरे लिए भी ये बहुत इजी हो जाता, क्योंकि मैं भी जब उसे बहुत ज्यादा सिंपल करने की कोशिश करती हूँ तो उसका जो मेन मीनिंग होता है उसे बयान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर मुझे बहुत सारा ऐसा टाइम चाहिए होता है उसे ट्रांसलेट करने के लिए। नॉट ओनली ट्रांसलेशन और टाइम की प्रॉब्लम होती है, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी रीजनल क्वालिटी ही खराब हो जाती है। एनीवे, आई विल ट्राई माई बेस्ट। आपके सामने पढ़ूंगी जेनेसिस उत्पत्ति 1:24। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। यहाँ पे लिखा है जाति जाति, इंग्लिश में लिखा है काइंड्स। पिछली वीडियो में मैंने काइंड्स और स्पीसीज को एक ही बताया। एक्चुअली इसका मतलब सेम भी है और नहीं भी है। बहुत ऐसे लोग हैं जो इसे सेम मानते हैं। बहुत सारी ऐसी डिक्शनरी में भी इसे सेम बोला गया है। बाइबल के अंदर काइंड वर्ड बहुत ही खास है। एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन पर बिलीव करने वाले साइंटिस्ट जिस तरीके से बाइबल के वर्ड काइंड को बयान करते हैं वो रॉन्ग है। उससे पहले मैं काइंड्स की बात करूं, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। चार्ल्स डार्विन जो कि इंग्लैंड से थे, 1800 सेंचुरी में पैदा हुए। वो एक कैथलिक था और बचपन से ही उसे नेचर के साथ प्यार था, क्योंकि उसका बाप एक डॉक्टर था, वेल्दी था, और वो चाहता था कि वो आगे बढ़े। लेकिन डार्विन का स्कूल में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। उसके बाद उसके बाप ने उसे चर्च में क्लर्जी बनने के लिए भेजा, लेकिन वहाँ पर भी उसका कोई दिल नहीं लगा, कि उसका ज्यादा इंटरेस्ट था जियोलॉजी, बॉटनी और नेचुरल हिस्ट्री में। जब वो बड़ा हुआ तो उसे मौका मिला जल यात्रा पे जाने का, और वो 5 साल जल यात्रा पे रहा। और इस यात्रा के दौरान वो अलग अलग आइलैंड में गया और उसने नेचर की स्टडी की। उसको बहुत ऐसे फॉसिल्स और डेड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स मिले जो सेम थे, लेकिन बहुत ऐसी जगहों में वो पाए जाते थे जो बहुत एक दूसरे से दूर थी, और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है या इनमें क्या डिफरेंस है, इन सारी बातों की स्टडी की। फिर उसने नोटिस किया डिफरेंट काइंड्स के टॉर्टोइस, मतलब कछुआ। उसने ऐसे कछुआ को ऑब्जर्व किया जिनके शेल या हार्ड सरफेस जो कछुआ के ऊपर होता है वो डिफरेंट डिजाइन के थे। अलग अलग आइलैंड में पाए जाने वाले कछुआ के डिजाइन भी डिफरेंट थे। तो वो ये सोचने लगा कि इनके डिजाइन अलग अलग क्यों हैं, जबकि ये है तो टर्टल ही है, लेकिन स्टिल ये एक दूसरे से क्यों अलग है। फिर उसने कुछ बर्ड्स ऑब्जर्व किए जो अलग अलग आइलैंड में पाए जाते, जिनके बीक्स मतलब चोंच अलग अलग शेप और फॉर्म की थी। इस तरह से वो 5 साल तक समुद्र में यात्रा करता रहा और अलग अलग आइलैंड में गया, और जहाँ जहाँ पर भी वो गया वहाँ से वो बर्ड स्पेसिमन अपने साथ ले आए। फाइनली जब वो स्टडी करने लगा तो उसने क्या देखा कि पक्षी तो सेम है, लेकिन उनकी बीक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। कुछ की बीक्स वाइड और टफ थी, कुछ की लॉन्ग। बहुत सी स्टडी के बाद उसने ये कंक्लूजन निकाला कि पक्षी और कछुआ शुरू में तो एक ही किस्म के थे, लेकिन बाद में इनकी बहुत सी वैरायटी बन गई। इसी तरह से दूसरे जीव जंतुओं में भी ऐसा हुआ, मतलब इनमें चेंज आया। इट मीन लिविंग क्रीचर के अंदर चेंज आता है। उसने बहुत ओल्ड फॉसिल्स और उसके बाद के फॉसिल्स और आज के एनिमल्स को कंपेयर किया, और उसने कहा ये एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, और इसी में से डिफरेंट वैरायटी निकली है, ट्रांसफॉर्म हुआ है। और फिर डार्विन ने अलग अलग एम्ब्रियो की स्टडी। उसने स्नेक एम्ब्रियो में टांगों की जगह पर टाइनी बम्प देखा, लेकिन अडल्ट स्नेक में उसकी टांगे डेवलप नहीं हुई। तो उसने सोचा ऐसा लगता है कि जैसे स्नेक किसी ऐसे एनिमल से आया जिसकी टांगे होती थी। और ये साइंटिफिक डिस्कवरी बाइबल की बात को सपोर्ट करती है। यहाँ पर मैं रुकना चाहती हूँ। खुदावंद के वचन में लिखा है कि खुदा ने स्नेक को कर्ज किया था कि अब तू पेड़ के बल चलेगा। ये बात ये प्रूव करती है कि स्नेक की टांगे होती थी जो खत्म हो गई कर्ज की वजह से। मतलब ये है कि बाइबल की इंफॉर्मेशन राइट है, लेकिन डार्विन का दिमाग बाइबल में जाने की बजाय किसी और तरफ चल पड़ा। फिर उसने ह्यूमन एम्ब्रियो की स्टडी की। ह्यूमन एम्ब्रियो में नेक के पास उसने एक ऐसा पार्ट ऑब्जर्व किया जो फिश एम्ब्रियो में भी पाया गया, और ये सेम स्ट्रक्चर जो फिश में था वो गिल्स में बदल गया,
बर्थ के बाद, लेकिन सेम स्ट्रक्चर जो ह्यूमन एम्ब्रियो में था वो ईयर की इनर बोन में बदल गया, जिसकी वजह से उसने ये सोचा फिश कनेक्टेड है इंसान के साथ। तो उसके मुताबिक वो सारे क्रीचर्स जो एक दूसरे के एनिमीज हैं और एक जैसे लगते भी नहीं, वो स्टिल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मतलब एक ही जीव जंतु से डिफरेंट काइंड्स बन गए। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे जीव जंतुओं में चेंज होता गया और नई वैरायटीज बनती गई। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी जीव जंतु हैं सेम नहीं है। अगर उनके एम्ब्रियो में कहीं भी सिमिलैरिटी पाई जाती है उसका मतलब ये नहीं है उनमें लिंक है। अगर हम ध्यान से खुदा के वचन की स्टडी करें हमें ये पता चलेगा खुदा ने बहुत तरह के जीव जंतु बनाए। खुदा ने वो जीव जंतु बनाए जो पानी के बिना नहीं रह सकते, वो पानी में ही सर्वाइव कर सकते हैं। वो जीव जंतु जो सिर्फ धरती पर ही सर्वाइव कर सकते हैं, पानी में वो सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर ऐसे भी जीव जंतु बनाए जो पानी और धरती दोनों पर सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे पेंगुइन, क्रोकोडाइल। हम ये नहीं सोच सकते कि अकेले पानी में या अकेले जमीन पर रहने वाले जीव जंतुओं के बीच में लिंक है। उन जीव जंतुओं की वजह से जो पानी और धरती दोनों पर सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब मिडल वाले जीव जंतुओं की वजह से हम उन दोनों में लिंक नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि खुदा ने बाउंड्रीज रखी हैं। इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। पानी वाले जीव जंतु जमीन पर सर्वाइव कर गया, यानी जमीन के अलग और पानी के अलग बनाए हैं। खुदा ने वो अलग बनाए जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। किसी का भी एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं है, लेकिन एवोल्यूशनिस्ट ये सोचते हैं कि ये आपस में कनेक्टेड है। लेकिन बाइबल हमें ये बताती है कि खुदा ने अलग अलग जातियां मतलब काइंड्स पैदा की, और इस तरह से उसने बहुत ऐसे डॉग्स की स्टडी की जिनके कलर्स, शेप और साइज अलग अलग थे। उसने कहा 2 डिफरेंट ब्रीड से एक नई ब्रीड पैदा हुई, जिसकी वजह से डॉग्स की या बाकी जानवरों की बहुत सारी स्पीसीज बन गई। लेकिन बहुत सारी स्पीसीज नेचर की वजह से भी बनी, उनके डिफरेंट रीजंस है। फिर उसने नोटिस किया कि नेचर में सर्वाइव करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। नेचर एक बैटल फील्ड है, इसमें कुछ एक्सट्रीम वेदर को हैंडल कर सकते हैं और कुछ नहीं, कुछ किलिंग मशीन की तरह काम करते हैं। अपनी स्टडी के बाद डार्विन इस नतीजे पर पहुंचा कि एनवायरनमेंट में सर्वाइव होने के लिए स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। वो आइलैंड जिनके अंदर खाने के लिए फूड, सीड, नट है, उन्हें तोड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट बीक्स, फिंचेस की जरूरत है। इस वजह से वहाँ पे पाए जाने वाले पक्षियों के बीक, फिंचेस स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट है। कुछ आइलैंड में खाने के लिए फूड सिर्फ फ्लावर है और उनका नेक्टर सक करने के लिए लॉन्ग प्रॉबिंग बीक्स की जरूरत है। इस वजह से वहाँ पे पाए जाने पक्षियों की बीक्स लॉन्ग है। डिफरेंट टाइप्स की बीक्स पक्षियों के सर्वाइव करने के लिए एक बहुत बड़ा टूल है। फिर उसने नोटिस किया उसके 4 बच्चे हैं, लेकिन सबकी शक्लें अलग अलग है। उसके मुताबिक ये कोई टॉय नहीं है जिसे एक ही प्रेस के साथ बहुत सेम टॉयज बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ वेरिएशन है। उसके मुताबिक वेरिएशन एक स्टार्टिंग पॉइंट है नेचर को चेंज करने के लिए। इसी तरह से एनिमल के अंदर भी वेरिएशन है। इवन टाइनी वेरिएशन कैन मेक वेरी बिग डिफरेंस। टाइनी वेरिएशन कैन लीड टू डेथ और लाइफ। मे बी 2 पेंगुइन थोड़े से डिफरेंट हो एक दूसरे से, थोड़ी सी कमजोरी की वजह एक्सट्रीम और हार्श कोल्ड में खत्म हो सकता है, जबकि दूसरा सर्वाइव हो सकता है। एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि किसको मरना है और किसको जीना। सो डार्विन के मुताबिक जो बच जाते हैं, सर्वाइव होते हैं, वो फिट हो जाते हैं, उसे फिटर का नाम दिया, और जो अनफिट है वो वैनिश हो जाते हैं, जिसको उसने नाम दिया एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब अगर नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। नेचुरल सिलेक्शन एक्चुअली में हार्ड इकोनॉमी है। एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन ये स्पीसीज को एक्सप्लेन तो करते हैं लेकिन ठीक से डिफाइन नहीं करते। पिक्चर में जो आप देख रहे हैं वो हाफ लायन और हाफ टाइगर है। ब्रीड के बाद इसको लाइगर का नाम दिया गया। हाउस कैट से लेकर टाइगर तक के जितने भी प्राणी हैं वो एक ही स्पीसीज है। इसी तरह से क्यूरीज, डॉग, वुल्फ एंड अफ्रीकन जैकल एक स्पीसीज है। हम पढ़े जेनेसिस 1 वर्स 21 to 25। इसमें हम देख सकते हैं काइंड्स वर्ड। इस तरह से खुदा ने जल जंतु बनाए अकॉर्डिंग टू देयर काइंड्स की नस्लें बनाई। इस तरह से बर्ड्स की नस्लें बनाई, बीस्ट की रेंगने वाले जानवरों की काइंड्स बनाए, मतलब नस्लें बनाई। इसका मतलब ये है कि खुदा ने इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ एनिमल क्रिएट किए, इस तरह से डिजाइन की अपनी बाउंड्रीज के अंदर और प्रोड्यूस कर सकते, मतलब वो बाउंड्री के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बाहर नहीं। लेकिन यहाँ पर काइंड्स की बाउंड्री मेंशन नहीं की। God didn't tell us about the boundary। तो साइंस के मुताबिक काइंड्स एक फैमिली की तरह यूज किया। जैसे ये सारा ग्रुप एग्जांपल के तौर पर जैसे डॉग, वुल्फ, कोयोटी एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, एक ही काइंड के हैं। They can interbreed within the family, लेकिन वो बाउंड्रीज के बाहर नहीं जा सकते। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल है काइंड्स के। खुदा ने डिफरेंट काइंड्स पैदा की जिनमें ऐसे ग्रुप्स हैं जो एक ही फैमिलीज को बिलोंग करते। अगर नेचुरल सिलेक्शन बाइबल के वर्ड काइंड को लेते हैं, ये कहते हैं एक बेयर से डिफरेंट कलर के बेयर पैदा हो गए, कोई व्हाइट, ब्लैक और ब्राउन, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और अगर एवोल्यूशनिस्ट को ये कहें कि डॉग से कैट बन गई, ये प्रॉब्लम है, ये अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। नेचुरल सिलेक्शन बाइबल की बहुत सारी बातों को सपोर्ट करता है। एवोल्यूशनिस्ट ने
अपनी तरफ टर्न कर लेते हैं। इसकी ध्यान से स्टडी करो तो नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन ये दोनों सेम नहीं है। मैनी पीपल थिंक दे आर सेम। एडवर्ड ब्लाइथ 1800 सेंचुरी का साइंटिस्ट था, वो बाइबल के खुदा पर बिलीव करता था। उसी ने ही सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन का जिक्र किया। उसने ये जिक्र डार्विन से भी पहले किया। उसका कहना था कि नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस खुदा ने यूज किया स्पीसीज को प्रिजर्व करने के लिए। डार्विन ने इसकी डेफिनेशन ही चेंज कर दी। डार्विन को फॉलो करने वाले साइंटिस्ट और भी अग्रेसिव हो गए। उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन को एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन में बदल दिया। क्रिश्चियंस नेचुरल सिलेक्शन को तो एक्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन एवोल्यूशन को कभी नहीं। बहुत बड़ी एग्जाम बाइबल में फाइंड कर सकते हैं। जेनेसिस 30 वर्स 41 to 42। इस पूरी आयत को मैं पढ़ूंगी नहीं। आयत के मुताबिक जेकब ने स्पीसीज को चेंज, जहाँ पे कितनी बड़ी बात बताएगी कि स्पीसीज के कलर में चेंज आया और द टाइम चेंजिंग हुई। कोर्स बाइबल इस बात के साथ एग्री है। मतलब स्पीसीज के अंदर वेरिएशन आती है क्योंकि खुदा ने उन्हें इसी तरह से ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ है। लेकिन अगर एवोल्यूशनिस्ट ये कहते हैं कुछ और नया ऐड होता है, ऐसा कुछ नहीं। नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ रिमूव करता है स्टफ को, ऐड नहीं कर सकता। नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन दो सेपरेट डेफिनेशन है। आपके इजी समझने के लिए के साथ एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। पिक्चर में आप देख सकते हैं ब्लैक, ब्राउन एंड व्हाइट बनी रैबिट्स। तो ये 3 कलर के खरगोश है। अगर ये रैबिट्स मतलब खरगोश बर्फीले एरिया में रहते हैं, यहाँ पर बहुत सी बर्फ पड़ती है, आपके ख्याल में कौन से खरगोश सरवाइव करेंगे, बचेंगे? अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन कलर्ड रैबिट्स मतलब ब्राउन एंड ब्लैक वो ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर सकते, बच नहीं सकते क्योंकि उनको खाने वाले जानवर या परिंदे व्हाइट स्नो के अंदर इजी देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं और खा सकते हैं। ये क्योंकि वो विजिबल है। व्हाइट स्नो के अंदर इजी देखा जा सकता है उनको, तो जल्दी से उनको शिकार बना लेते हैं। इस तरह से इस कलर के रैबिट का दूसरे एरिया में सर्वाइव करना मोर इजी है देन द स्नो एरिया। अगर आप देखें व्हाइट पिक्चर जो मिडल में है उसमें व्हाइट खरगोश बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। व्हाइट वाले खरगोश व्हाइट स्नो के अंदर इनविजिबल हो जाते क्योंकि व्हाइट स्नो के अंदर वो मिक्स हो जाते हैं। उन्हें पकड़ कर खाना इतना इजी नहीं है। इस तरह से इनकी गिनती इस एरिया में बढ़ती जाएगी। कलर्ड वाले रैबिट्स की गिनती कम होती जाएगी और फाइनली खत्म हो जाएगी, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ऐसे इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं। इस वजह से कई स्पीसीज आपको दूसरे एरिया में नहीं मिलती। कई बार एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से स्पीसीज कम्प्लीटली वैनिश हो जाती है, जैसे डायनासोर। इसके और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है नेचुरल सिलेक्शन में हमेशा लॉस होता है और एवोल्यूशन में गेन। नेचुरल सिलेक्शन में ऑर्गेनिज्म या जीव जंतु बेटर सर्वाइव करते हैं अगर राइट एनवायरमेंट हो, लेकिन एवोल्यूशन में ऑर्गेनिज्म प्रोग्रेस करता है फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू मैन। मतलब एवोल्यूशन डायरेक्शनल है कि नेचुरल सिलेक्शन नॉन डायरेक्शनल। मतलब नेचुरल सिलेक्शन में अगर उनको ठीक एनवायरमेंट मिलता है तो चीजें सर्वाइव होती रहती है। एवोल्यूशन में जीव जंतु चेंज होते, मतलब एक जीव जंतु से दूसरा जीव जंतु डिसेंड करता है मॉडिफिकेशन के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्री ऑफ लाइफ में जो एवोल्यूशन ने बनाया है। ट्री ऑफ लाइफ से बिलियंस ईयर्स लगे फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मैन। मॉलिक्यूल से आदमी बनने में बहुत ही लंबी प्रोसेस और टाइम भी है। मतलब एकदम से मॉन्की से आदमी नहीं बना। मॉन्की से आदमी बनने में भी बहुत साल और बहुत स्टेजेस है। मैंने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा बयान किया है। माई होल पॉइंट इज दिस, एवोल्यूशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू गॉड। बिल्कुल रॉन्ग है खुदा उनके वचन के मुताबिक। और ये नेचुरल सिलेक्शन का सपोर्ट ले अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, जबकि ये दोनों चीजें डिफरेंट है एक दूसरे से। एनीवे मैं इसके ऊपर ज्यादा रुकना नहीं चाहती। पॉइंट मेरा ये कहने का नेचुरल सिलेक्शन खुदा उनके वचन को सपोर्ट करता है लेकिन एवोल्यूशन नहीं। जीव जंतुओं में वेरिएशन भी आ सकता है, जैसे एक ही पैरट बहुत से कलर्स में आता है। और फिर बाइबल भी इस बात को प्रूव करती है, जैसा कि हमने पढ़ा शीप के बारे में। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पैरट से पीकॉक पैदा हो। नेचुरल सिलेक्शन का हम एविडेंस देख सकते हैं लेकिन एवोल्यूशन का नहीं। तो एवोल्यूशन के मुताबिक एक नई स्पीसीज क्रिएट होती है, जैसे मॉन्की से इंसान। अगर आप नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन की स्टडी करें, एक्चुअली में दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। बाइबल बिलीविंग साइंटिस्ट नेचुरल सिलेक्शन के साथ एग्री है लेकिन एवोल्यूशन के साथ नहीं। मतलब नेचर सिलेक्ट करता है किसको बचना है और किसको नहीं। ये तो सिर्फ डार्विन की ऑब्जर्वेशन थी, तो उसने अपनी लाइफ टाइम में टेस्ट किए या ऑब्जर्व किए। मैं शॉर्टकट में ये बताना चाहती हूँ कि लॉट ऑफ स्टडी और ऑब्जर्वेशन के बाद डार्विन इस नतीजे पर पहुंचा कि खुदा ने इंसान को नहीं बनाया, सिंगल सेल से ह्यूमन बना। मतलब लाइफ फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में बदल गई। डार्विन को पता था कि उसकी थ्योरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि उसको ये नहीं पता चला ये चेंज कैसे आया, कौन सी चीज है जिसकी वजह से बॉडी शेप और फॉर्म चेंज होती है, इतनी सारी वैरायटीज बन गई। क्योंकि उसका कहना था खुदा कभी भी टाइनी चेंज के साथ एक ही किस्म के पशु पक्षी की सेम वैरायटी नहीं बनाएगा। उसका मतलब ये है कि ओरिजिनली एक ही कछुआ था लेकिन उसके बाद उसकी काफी सारी वैरायटीज बन गई। अगर एक से इतनी वैरायटीज
चीज बन सकती है। ये मॉन्की से इंसान भी बन सकता है। वो एक किस्म की बात नहीं कर रहा, बल्कि सारी किस्में जीव जंतुओं की एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, लिंक्ड है, एक दूसरे से निकली है। इन सारी बातों को प्रूव करने के लिए उनके पास कोई आंसर नहीं था। एनीवे, मॉडर्न साइंस ने उनको फॉलो अप किया और न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से उन्होंने इस बात का पता लगाया कि लिविंग क्रिएचर्स मतलब ये सब जीव जंतु कैसे एक दूसरे से और क्यों अलग होते हैं। खरगोश की तरह मैं एक और आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगा। साइंटिस्ट के मुताबिक माउस मतलब चूहे के बचने का एक ही तरीका है, कैमोफ्लेज। अगर लाइट कलर का माउस लाइट रॉकी एरिया में और डार्क कलर का माउस डार्क रॉकी एरिया में रहता है तो ही ये सर्वाइव कर सकते हैं। अगर लाइट डार्क में और डार्क लाइट में रहेगा, इन्हें इजी पकड़ कर खा सकते हैं क्योंकि ये विजिबल है। साइंटिस्ट ने इस बात को टेस्ट किया कि क्या वजह है, एक माउस लाइट और दूसरा डार्क। उन्होंने इनके डीएनए टेस्ट किए। मैं थोड़ा सा आपको डीएनए के बारे में बताना चाहती हूँ कि डीएनए एक कॉपी मशीन की तरह माना जाता है। बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर पैक होती है। डीएनए एक लॉन्ग मॉलिक्यूल, इसके अंदर यूनिक जेनेटिक कोड होता है एंड इट कंटेन डबल हेलिक्स विद 4 मॉलिक्यूल्स। इनको नाम दिया GATC। डीएनए हर जीव जंतु के सेल में पाया जाता है। डीएनए एक बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट है, की वजह से हर जीव जंतु की बॉडी बनती है और डेवलप होती है। और इसके अंदर जो कोड है उसी से जीन्स बनते हैं और जीन्स से आगे प्रोटीन, और ये प्रोटीन्स आगे बॉडी पार्ट्स को बनाती है। जैसे एक प्रोटीन हेयर्स, दूसरा मसल्स, इस तरह से हर एक का अलग अलग फंक्शन होता है बॉडी के अंदर उसे बनाने के लिए। ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए से आती है, जबकि इसके अंदर सिर्फ 4 लेटर्स होते हैं और उसके कॉम्बिनेशन से होल बॉडी स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है हर जीव जंतु का। जीन्स का कमाल है। तो ये डिसाइड करते हैं कि आंखों का कलर ब्लू होना चाहिए या ग्रीन, कौन सा हेयर कलर या फेस के ऊपर डिम्पल, ये सब इनकी वजह से होता है। डीएनए हर लिविंग बॉडी में पाया जाता है, चाहे वो प्लांट की है, एनिमल की है, इंसान की है। आपको पता है ह्यूमन बॉडी मोर देन 3 ट्रिलियन सेल्स की बनी है और डीएनए नियरली हर सेल में पाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे व्हाइट ब्लड सेल में पाया जाता है लेकिन रेड ब्लड सेल में नहीं। इसमें सबसे हैरानगी वाली बात ये है कि पूरी मनुष्य जाति में ह्यूमन 99.9% डीएनए आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। ओनली 0.1% होल्ड इम्पोर्टेंट क्लूज, मतलब 0.1% की वजह से हेल्थ और अपीयरेंस में डिफरेंस नजर आता है। एक और बात, कुछ ऐसे जीव जंतु या प्लांट्स जैसे पेरिस जापानिका हैव मोर डीएनए देन ह्यूमन। सो पॉइंट ये है कि डीएनए ही है जिनके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है बॉडी को डिजाइन करने की। जीन्स और प्रोटीन्स बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को फॉर्म करते हैं। जीन्स हैं जिनकी वजह से एक बटरफ्लाई के ऊपर डॉट्स और दूसरी प्लेन। डीएनए चेंज भी हो सकते हैं म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन आती है, मतलब वेरिएशन की वजह से ही सबकी शक्लें अलग अलग हो जाती है। जैसा मैंने बताया था कि डीएनए एक कॉपी मशीन की तरह है। तो कॉपी प्रोसेस में सेल डिवीजन के दौरान मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज होते हैं। एक ही जगह पर G और G की जगह पर A, इसे कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन डीएनए सीक्वेंस को चेंज करती है और जिसका रिजल्ट ये होता है शक्लें और कलर्स चेंज हो जाते हैं। दिस इज द रीजन कुछ माउस व्हाइट और ब्लैक होते हैं। ये सब म्यूटेशन की वजह से होता है। म्यूटेशन ब्रिंग वेरिएशन, जिसका फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। जैसे कि पहले मैंने बताया कि उन्होंने 2 माउस के ऊपर टेस्ट किया और इस टेस्ट के दौरान उनको ये पता चला इन दोनों माउस में सब जीन्स एक जैसे थे सवाए एक जीन के, मतलब एक सेट ऑफ जीन डिफरेंट था। इसकी वजह से उनके कलर्स भी अलग अलग है। और इन सब जीन्स और डीएनए की स्टडी के अंदर ये कंक्लूजन निकाला कि सब जीव जंतुओं में वेरिएशन, मतलब जो एक दूसरे से अलग नजर आते हैं, वो म्यूटेशन की वजह से होता है। इनकी वजह से एक स्पीसीज से बहुत सारी दूसरी स्पीसीज बनी। कई बार साइंटिस्ट मिक्स करते रहते हैं लिविंग चीजों को कुछ नया क्रिएट करने के लिए, लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रही, ना ही इस टॉपिक को उसके साथ मिक्स करना प्लीज। मैं सिर्फ एक नेचर में जो नेचुरली हैपन होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। इसमें एक और बात जो डार्विन ने नोट, कैसे हो सकती, चारों एम्ब्रियोस डिफरेंट क्रीचर्स के हैं, ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, लेकिन पैदा होने के बाद वो डिफरेंट क्रीचर बन जाते हैं। साइंटिस्ट ने इस बात का आंसर ढूंढा, इन एम्ब्रियो के सेम सेट ऑफ जीन थे। ये बॉडी प्लान जीन है जो ये बताते हैं कि कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ पर होगा और कैसा वाला हो। कुछ जीन्स ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा पैटर्न होगा। सो डार्विन का ये कहना एम्ब्रियोस ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, इसका मतलब ये है कि वो डिफरेंट है, वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। ये भी एक मिस गाइड करने वाली बात है, क्योंकि अगर वो सेम होते तो वो सेम पैदा होते। इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडीज के अंदर डिफरेंस
फेमस है। खुदा ने हर जीवित प्राणी को डिफरेंट कोड के साथ बनाया है, इसीलिए वो पैदा होने के बाद डिफरेंट लगते हैं। इवन एम्ब्रियोस की स्टेज में भी वो सेम नजर नहीं आता। डीएनए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है, वो खुदा की क्रिएशन को सपोर्ट करती है, लेकिन एवोल्यूशनिस्ट ने उसका मीनिंग ही डिफरेंट कर दिया। वो बात है, उनकी आंखें तो हैं वो देख नहीं सकते, उनके कान तो हैं वो सुन नहीं सकते। सो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट म्यूटेशन चेंज लेके आता है डीएनए सीक्वेंस में, और ऐसा इसलिए होता है डीएनए कॉपी करते टाइम मिस्टेक कर देता है, या इन्फेक्शन, वायरस या रेडिएशन की वजह से। मतलब म्यूटेशन कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, वायरस, रेडिएशन और डीएनए कॉपिंग मिस्टेक। तो म्यूटेशन की वजह से हर चीज अलग अलग नजर आती है फॉर्म्स और पैटर्न में। और फिर जब उन्होंने बर्ड्स बीक्स को, जो मैंने पहले मेंशन किया था, बर्ड्स की बीक्स थिक, लॉन्ग एंड पॉइंटेड थी। सो उनके मुताबिक बर्ड्स की बीक्स स्विचेस की वजह से चेंज हुई। उन्होंने एग्स को टेस्ट किया और उन्होंने क्या फाइंड किया, वहाँ पे ग्रुप्स ऑफ जीन्स जो ऑन और ऑफ होते हैं अलग अलग टाइम में। इसकी वजह से उन सबके बीक्स अलग अलग हैं। शॉर्टकट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये सब डिफरेंट टाइप्स के बर्ड एक ही काइंड के को बिलोंग करते थे, लेकिन स्विचेस की वजह से कितनी सारी काइंड्स और स्पीसीज बन गई। क्योंकि इन्होंने स्टडी के दौरान ऐसे जीन्स ढूंढे जो ऑलमोस्ट सब क्रीचर्स के अंदर पाए जाते हैं। हॉक्स जीन कहते हैं, इनके लेटर्स में कोई चेंज नहीं आया। इन्हें मास्टर स्विचेस भी बोला जाता है, बिकॉज दे कंट्रोल ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्योंकि ये ऑर्डर देते हैं होल नेटवर्क को, मेक द पार्ट्स ऑफ बॉडी। मींस ये हेल्प करते हैं कौन सा पार्ट्स कहाँ पे होना चाहिए। अगर इनमें प्रॉब्लम आ जाए तो डिसऑर्डर्ड हो जाता है, मतलब नॉर्मल नहीं बल्कि अब नॉर्मल पैदा होते हैं। और इन सारी स्टडी की वजह से, मतलब म्यूटेशन और स्विचेस की वजह से, एवोल्यूशनिस्ट का ये कहना है सारे लिविंग जीव जंतु एक ही सिंगल सेल से क्रिएट हुए। इसकी वजह से इन्होंने न्यू ट्री ऑफ लाइफ का मॉडल तैयार किया, जो कि बाइबल की क्रिएशन के मॉडल से बिल्कुल अलग है। और इनके ट्री ऑफ लाइफ में बहुत सी गलतियां, ना कोई एविडेंस है ना ही कोई जवाब। इन्होंने जो फाइंड किया वो राइट फाइंड किया। ये सब खुदा ने बनाया, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते, इन्होंने सिर्फ फाइंड किया, उनके मीनिंग अलग निकालते। इतनी बड़ी बात है, खुदा ने जब इस क्रीचर्स को बनाया उनके अंदर एक सॉफ्टवेयर फिट कर दिया, डिजाइनिंग फिट कर दी, वो खुद बे खुद उसी तरह से डिजाइन होते जाते हैं। एक बहुत बड़ी बात है, वो हमारा खुदा है, यहोवा द गॉड, कहीं ज्यादा पावरफुल है देन वी थिंक। इनका ये कहना है कि म्यूटेशन और स्विचेस की वजह से चेंज आता है, जो कि एवोल्यूशन को लीड करता है। ये सच है कि म्यूटेशन और स्विचेस की वजह से चेंज आता है, लेकिन वो एवोल्यूशन को लीड नहीं करता। खुदा ने इसी तरह से इंसान और दूसरे जीव जंतुओं को बनाया है। उनके अंदर जो डीएनए रखा वो सारी इंफॉर्मेशन के साथ रखा, जिनको ये म्यूटेशन और स्विचेस जीन्स या हॉक्स जीन्स का नाम देते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जो वो यूज करते हैं। मैं इसकी डीप एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं साइंस पढ़ा रही हूँ। मेरा पॉइंट ये कहने का, वो जीन्स, वो डीएनए जो दानी जीव जंतुओं के अंदर रखा है, उसके अंदर इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है कि अगर आप उसे लिखने लगे तो साइंटिस्ट का ये कहना है कि 600 पेजेस की मोर देन 1000 बुक्स बनेगी। मतलब अगर आप डीएनए की इंफॉर्मेशन को लिखने लगे, साइंटिस्ट का ये कहना है कि उसकी पूरी लाइब्रेरी बन जाएगी। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। छोटा सा डीएनए और उसके अंदर लेयर्स एंड लेयर्स इंफॉर्मेशन है। इसकी स्टडी करना बहुत मुश्किल है। इन्होंने डीएनए इंफॉर्मेशन की बहुत थोड़ी स्टडी की है, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारी बीमारियों के इलाज ढूंढे हैं और भी बहुत कुछ। पॉइंट मेरा ये कहने का कि बनाई हुई चीजों को ढूंढने से या डिस्कवर करने से खुदा नहीं बन जाते। फिर खुदावंद के वचन में लिखा है कि एंड के दिनों में बहुत ज्ञान बढ़ जाएगा। ये खुदावंद अलाउ कर रहा है। यहाँ पे फेथ की टेस्टिंग हो रही है, जो खुदा के साथ कनेक्टेड है, तो पर्सनली उसे जानते हैं, वो इन डिस्कवरीज से और भी फेथ में मजबूत होते हैं। हमारा खुदावंद कितना बड़ा है और हम छोटी छोटी चीजों के लिए फिक्रमंद हो जाते हैं। नो, वी डोंट नीड टू। आवर गॉड इज अ बिग गॉड। क्रिश्चियन साइंटिस्ट कहते हैं कि डीएनए गॉड सिग्नेचर है। अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको जगह जगह पर ये बात मिलेगी। खुदावंद हमारे अंदर बाहर हर बात को जानता है। अगर आप पढ़े साम 139, इट्स वेरी ब्यूटीफुल साम, वर्स 5 में लिखा, यू आर ऑल अराउंड मी इन फ्रंट एंड इन बैक एंड हैव पुट योर हैंड ऑन मी। मतलब खुदावंद हमारे इतना नजदीक है, हमारे आगे पीछे है। वर्स 6, योर नॉलेज इज अमेजिंग टू मी, इट्स मोर देन आई कैन अंडरस्टैंड। जब आप इस पूरे सबूर को पढ़ते हैं, आपको पता चलेगा किस तरह से खुदा ने वंडरफुली हमें फॉर्म किया है। कि समझ को, उसकी नॉलेज को हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते टिल वो हमें वो विजडम ना दे। वो भी उसने बाउंड्री रखी है, वो उतनी देता है जितनी हमें जरूरत है। उसका सिग्नेचर हर इंसान के बदन के ऊपर है।
हमारे बदनों के ऊपर है, जिससे वो ये क्लेम करता है कि आई एम योर क्रिएटर, यहोवा द गॉड इज योर क्रिएटर, ही इज द वन हु क्रिएटेड दिस यूनिवर्स बिकॉज बिसाइड हिम देयर इज नो अदर। खुदा का वचन कहता है कि प्रभु यीशु के थ्रू सारी चीजें बनी हैं। कोई भी चीज अपने आप नहीं बनी, जैसे एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं। खुदा ने हर नॉन लिविंग और लिविंग चीजों को बनाया। खुदा का सिग्नेचर जो डीएनए की फॉर्म में है, वो हमारे बदनों के ऊपर है, जो हर लिविंग क्रिएचर की लाइफ के अंदर है। अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल है, हमारे फेथ को मजबूत करता है। मैंने इसी तरह से उसे डिजाइन किया जो जीव जंतु या इंसान अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट फिट हो सके। इससे ये पता चलता है कि खुदा कितना बड़ा ब्रिलियंट क्रिएटर था। कि एवोल्यूशनिस्ट उन्हीं की स्टडी कर रहे हैं जो खुदा ने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, ऑलरेडी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है। फिर जो म्यूटेशन है वो डीएनए एक्टिविटी का एक पार्ट है, वो कुछ भी ऐड नहीं करता बल्कि ऑल्टर करता है जो ऑलरेडी वहाँ पे है, कुछ भी इंक्रीज नहीं करता। ना ही कभी ऐसा एविडेंस मिला है डायनासोर से बर्ड बन जाए। अगर डीएनए में म्यूटेशन ना हो तो हम सब सेम नजर आएंगे। ध्यान से सोचिए, अगर सारी दुनिया सेम शक्ल और सूरत में हो, दुनिया का क्या होगा? आप मेरी इस बात का आंसर कर सकते हैं नीचे कमेंट छोड़कर। इससे मुझे ये पता चलेगा कि कितनों को ये वीडियो समझ आई है। खुदा ने लिविंग चीजों को इस तरह से डिजाइन किया जो उनमें वेरिएशन हो और वो लग नजर आए। इतना बड़ा इंटेलिजेंट डिजाइनर है वो। जस्ट थिंक, जब हम गॉस्पेल को पढ़ते हैं, जब भी प्रभु यीशु मसीह को क्वेश्चन किया, उनके आंसर में इंटेलिजेंस ही नजर आती थी। वो इंटेलिजेंट क्रिएटर है। वो पैरेबल जो यीशु ने डिसाइपल के साथ शेयर किए, इन्हें आज हम गॉस्पेल में पढ़ते हैं, उनमें कितनी बड़ी डीप नॉलेज है। सिंपल पैरेबल जो यीशु ने टीच किए, उसमें अमेजिंग वाइड एंड डीप नॉलेज पाई जाती है। इसलिए तो खुदावंद का वचन ये कहता है कि फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द नॉलेज। दावंद का डर अक्ल का शुरू है। इसका मतलब हमारी अक्ल तब शुरू होती है जब हम खुदावंद का डर मानना शुरू करते हैं। और फिर डीएनए में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है जिन्हें अभी तक ये स्टडी नहीं कर पाए। तो किस बेस पे एवोल्यूशनिस्ट ये कहते हैं चीजें इवॉल्व हुई हैं, इसलिए कि उनके डीएनए आइडेंटिकल है। सारों के हिसाब से आपको वो लोग इनमें मिलेंगे जो इनको सिंपली सुनकर ही खुदा को छोड़ गए। जब आप उनसे बात करें तो उनके पास आंसर भी नहीं होता। जो मैंने नोटिस किया, इंसान जब अंदर से खराब होता है ना, तो शैतान के लिए बढ़िया शिकार होता है। फिर इसकी इतनी बड़ी स्टडी है कि आई कैंट एक्सप्लेन, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जितने भी डार्विनियन एवोल्यूशनिस्ट ने हजारों क्रिश्चियंस और दूसरे लोगों को जो खुदा में बिलीव करते हैं मिसलीड किया है। एवोल्यूशन डिपेंड करता है नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर। अगर नेचुरल सिलेक्शन को देखा जाए तो वो हमेशा लूज करता है, सूटेबल एनवायरनमेंट ना हो। अगर हम देखते हैं कि मोर प्रॉब्लम्स और बीमारियां पैदा हो रही हैं, वो लूज कर रहे हैं, गेन नहीं कर रहे। वेरिएशन हैपन होती है विद इन पॉपुलेशन। कई बार मैं ऐसा सोचा करती थी, अगर खुदा ने एक ही किस्म बनाई तो दूसरी किस्में कहाँ से आई? मुझे ऐसा लगा जैसे खुदा ने मेरी बात का आंसर दिया जब मैंने वेरिएशन को स्टडी किया। मतलब इंसानों में वेरिएशन आई जैसे जैसे टाइम बीतता गया, क्योंकि बाइबल के अंदर हर डिटेल नहीं दी गई। क्योंकि खुदावंद का वचन ये बोलता है कि अगर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती तो ये धरती पर न समाती, इसलिए वही इन्फॉर्मेशन दी गई जो हमारे लिए जरूरी थी। एक्चुअली में देखा जाए तो साइंस काफी हेल्प करती है, खुदा के वचन को सपोर्ट करती है। तो वेरिएशन कैन नॉट बी अ मैकेनिज्म फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशनिस्ट इतना सारा टाइम देते हैं, लाइक बिलियंस ईयर्स। टाइम उनकी मेन की है। वेरिएशन या चेंज किसी भी वजह से आता है, तो चाहे कोई भी रीजन हो। इन सारी चीजों के साथ खुदावन ने जीव जंतुओं को बनाया। ये लोग इन चीजों को फाइंड करते हैं, ये कोई नई चीजें क्रिएट नहीं करते। फिर अभी ऐसी की प्रोसेस क्यों नहीं नजर आ रही कि किसी जीव जंतु से इंसान बन रहा है या इंसान से कुछ और बन रहा है? जो इन्होंने फाइंड किया है वो ऑलरेडी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती थी। खुदा ने उनके साथ इंसानों को, जीव जंतुओं को पैदा किया है आज उनके अंदर एबिलिटी हो अपनी तरह के और क्रिएट करने की, एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने की। क्योंकि गुनाह की वजह से दुनिया में बहुत कुछ चेंज हुआ, एनवायरनमेंट में बहुत कुछ चेंज हुआ। खुदा ने जो उनके अंदर ऑलरेडी ये एबिलिटी रखी हुई है कि किस तरह से वो अपने को ढाल सकते, ग्रो हो सकते हैं, अपनी ही तरह के और चीजें डिफरेंट शक्लों में पैदा कर सकते हैं। ये लोग इन चीजों को फाइंड कर रहे हैं और ये इन फाइंडिंग को एक अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। ये खुदा को बाहर निकाल रहे हैं और उसकी एक डिफरेंट पिक्चर लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। जब आप इसकी गहराई से स्टडी करते हैं आपको पता चलेगा कि किस तरह से शैतान कितने बड़े आइडियाज के साथ इंसानों को मूर्ख बना रहा है। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन साइंटिस्ट, अगर एवोल्यूशन को प्रूव करना है उसके अंदर गेन होना बहुत जरूरी है। इस बात का उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। वेरिएशन हैपन होती है लेकिन विद इन द पॉपुलेशन। जैसे एक इंसान लेकिन उसके बच्चे अलग अलग शक्लों
गए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि उसका एक बच्चा इंसान हो और दूसरा बच्चा कोई बर्ड पैदा हो। उसी ही काइंड के डिफरेंट शक्लों में पैदा होते हैं, लेकिन कभी भी बाउंड्री को पार नहीं करते। तो खुदा ने बाउंड्री सेट की है। मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट इस बात के साथ एग्री हैं, ना तो बाउंड्री क्रॉस हो सकती है और ना ही इसका सबूत मिला है। काइंड वर्ड जो मैंने शुरू में पढ़ा था बाइबल में, जेनेसिस में से, उसका मतलब यही है खुदा ने हर जीव जंतु की नस्ल पैदा की और नस्ल के अंदर वेरिएशन पाई जाती है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो खुदा ने हर नस्ल को वेरिएशन के साथ डिजाइन किया, पैदा किया, बनाया। साइंस बाइबल के साथ एग्री है। ये एवोल्यूशनिस्ट का एक ऐसा ग्रुप है जो साइंटिफिक फाइंडिंग और डिफरेंट डायरेक्शन देते हैं। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।